हेलो एवरीवन। चलिए, आज जो हम लोगों ने कल क्लास करा था वेवल योजना शिमला सम्मेलन को लेकर के, उसका पार्ट 1 कल किया था। आज हम लोग अपना पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं और साथ में फैक्ट भी पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारतीय राजनीतिक इतिहास में किस रूप से देखा था? इसका आंसर क्या होगा? राजनीतिक क्रांति के रूप में, जल विभाजक के रूप में, निर्णायक विजय के रूप में, या संवैधानिक सफलता के रूप में? इसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी, जल विभाजक के रूप में देखा था। ऐसा क्यों देखा था, इसको थोड़ा पहले समझ ले, उसके बाद इसके एक्सप्लेन भी किया जाएगा। दरअसल हुआ क्या था कि आज़ाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारतीय राजनीतिक इतिहास में जल विभाजक कहा। क्यों? इस जल विभाजक का अर्थ क्या है कि ऐसी महत्वपूर्ण घटना जिसके बाद राजनीतिक परिस्थितियों की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, ठीक है। इसलिए इन्होंने इसे जल विभाजक कहा था। इसलिए यह केवल एक असफल सम्मेलन नहीं था, इसने आगे की राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित किया था। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर ये जो आपका ये जो हुआ था, ये जो सम्मेलन हुआ था शिमला सम्मेलन, ये अगर असफल ना होता तो क्या होता? अगर हम इस रूप में समझें कि ये जो जल विभाजक उन्होंने कह दिया, अगर ये जल विभाजक कहने के जो रीज़न था, अगर ये शिमला सम्मेलन असफल हो गया और अगर ये नहीं होता तो क्या होता, इसका क्या प्रभाव पड़ता राजनीति पर? तो देखिए, पहले तो समझते हैं कि शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ ही इसीलिए था ना कि किसी न किसी रूप से जो भारतीय हैं, उन्हें जो जिन्ना थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना कि इससे पहले वाला क्लास में हम लोग इस बारे में डिस्कस किया है। आपने नहीं देखा हो तो जाकर के देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनका कहना था कि जो भी मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम लीग है, वही एकमात्र मुसलमानों का अच्छा प्रतिनिधि है, उसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए जो भी ये योजना आ रही है शिमला सम्मेलन के माध्यम से, शिमला योजना के माध्यम से, उसमें जो मुसलमानों के लिए 14 में से 6 सीटें आरक्षित कर दी जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए हो। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस का कहना था, उसमें कांग्रेस के तो स्वयं प्रतिनिधि खुद बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कांग्रेस का कहना था कि जब हम जो है वो राष्ट्रीय दल के नेता है, तो हमें क्यों नहीं ये अधिकार मिलेगा? क्यों सिर्फ मुस्लिम दल के नेता ही उस 6 सीटों में जाएंगे? क्यों मुस्लिम लीग ही उन मुसलमानों को चुनेगी? कांग्रेस क्यों नहीं चुनेगी? क्योंकि कांग्रेस तो खुद भी हिंदू के साथ साथ मुसलमानों का भी अच्छा प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए कांग्रेस का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुस्लिम लीग ही नहीं मुसलमानों का चयन करेगी, बल्कि कांग्रेस भी करेगी। इसी को लेकर के विवाद हो गया था। तो इसी वजह से जब ये शिमला सम्मेलन असफल हो गया, तो मौलाना आज़ाद ने कहा था कि एक जल विभाजक है, यानी 2 भाग बंटना, जिस तरह जल को बांट दी जाता है 2 भागों में, उसी प्रकार से ये असफल होने की वजह से ये जो समुदाय है वो 2 भागों में बट गया, राष्ट्र 2 भागों में बट गया। ये बात उन्होंने कही थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो आज़ाद, ये तो हो गया हमारा। तो शिमला, दूसरा जो हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। ये जो आपका प्रश्न है, इसके अनुसार शिमला सम्मेलन में वेवेल द्वारा प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है देख लीजिएगा। इसका एक सेकेंड, इसका ऑप्शन, हाँ, इसका क्या, एक सेकेंड, क्या होगा इसका सही आंसर? कुल 14 सदस्यों वाली परिषद में 6 स्थान मुस्लिम सदस्यों को दिए गए थे। क्या ये सही है? अभी जस्ट हम लोगों ने बात करी इसको लेकर के, है ना। सभी 14 स्थान मुस्लिम लीग को दिए गए थे। क्या ये सच है? या फिर केवल 2 मुस्लिम सदस्य रखे जाने थे? ये सच है? या फिर परिषद में कोई भारतीय सदस्य नहीं होना था? क्या क्या इन चारों में से क्या सच होगा? तो हम लोगों ने जस्ट बात करी कि 14 सदस्य था उसमें कार्यकारी परिषद में, और 6 स्थान मुसलमानों को दिया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए, बी तो कभी नहीं होने वाला। क्यों? 14 स्थान मुस्लिम लीग को ही दे दिए गए। ऐसा हो सकता है? जब सारे के सारे स्थान, जो 14 स्थान भारतीयों के लिए, वो सभी मुसलमान ही ले जाएंगे, तो कैसे होगा? देखिए, जब 25% मात्र आबादी मुसलमानों की थी उस समय में, उस कंडीशन में भी 14 में से 6 स्थान मुसलमानों को दे दिया गया था। कितनी ज़्यादा संख्या जो है मुसलमानों को दी गई थी, है ना। केवल 2 मुस्लिम सदस्य रखे जाने थे? बिल्कुल नहीं। ये क्या होने वाला है? एक सेकेंड, थोड़ा सा ये, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। हमारा सिर्फ ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझ लें। वेवेल ने 14 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का प्रस्ताव रखा था। इसमें से 6 स्थान मुस्लिम सदस्यों के लिए रखे गए थे। एक सेकेंड, एक मिनट, ये थोड़ा सा कुछ गलत दे दिया गया है, यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया है।
विशेष रूप से एक सेकंड ये गलती से आ गया है। यह संख्या मुस्लिम आबादी के लगभग 25% हिस्सेदारी की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व को दर्शाती थी। ये जो संख्या थी सोच लीजिए 25% आबादी में उससे ज़्यादा ही मिल रहा है ना, कम से कम 50% के लगभग चला गया, पहुँच गया ये आंकड़ा। इसके बावजूद मुस्लिम लीग ने योजना को स्वीकार नहीं किया। भाई उनका कहना था, मुस्लिम लीग को तो कोई बात हजम ही नहीं होती थी। उनका कहना था साफ साफ कि आप जो है हमें उतना सीट नहीं दे रहे हैं, तो भी मतलब वो चीज़ पसंद नहीं आई। 1945 to 46 के चुनाव में मताधिकार के संबंध में सही विकल्प को बताइए, क्या होगा सही विकल्प? केंद्रीय विधानमंडल के लिए 10% और प्रांतों के लिए 20% जनता को मताधिकार था, क्या ये सही था? या फिर केंद्रीय विधानमंडल के लिए लगभग 1% और प्रांतीय चुनाव के लिए लगभग 10% जनसंख्या मताधिकार की योग्य थी, ये होगा? या फिर सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त था, या फिर केवल महिलाओं को मताधिकार प्राप्त था? तो ये तो सामंतवादी व्यवस्था हो जाएगी ना, जितने भी वयस्क उन्हीं को मिल जाए। नहीं, ये तो ठीक है, ये केवल महिलाओं को मताधिकार मिले। तो सामंतवादी व्यवस्था महिलाओं को नहीं था, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ तो उसी रूप से चल रहा है। लेकिन ये चीज़ तो नहीं होगा, हमारा ए भी नहीं होगा। केंद्रीय विधानमंडल के लिए 10% और प्रांतों के लिए 20%, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा सही आंसर क्या होगा? बी होगा। केंद्रीय विधानमंडल के लिए 1% और प्रांतीय चुनाव के लिए लगभग 10% जनसंख्या जो थी वो मताधिकार के योग्य थी। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद इसको और अच्छे समझेंगे कि जो 1945 to 46 का चुनाव जो हुआ था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये ब्रिटिश सरकार ने ये चीज़ नहीं रखा था, वहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उन्होंने लगाया ही नहीं था। केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में लगभग 1% जनसंख्या को ही मताधिकार देने के लिए योग्य माना था ब्रिटिश सरकार ने, और प्रांतीय चुनाव में मात्र 10% जनसंख्या को कहा था कि आप वोट दे सकते हैं। इसलिए इन चुनावों को सीमित मताधिकार वाले चुनाव के रूप में हम लोग करते हैं या करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा समझ ले कि ये है क्या, 1% ही क्यों रखा, ये 10% ही क्यों रखा था। देखिए, जिस समय भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, उस समय ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि हम सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार देंगे जो बहुत अच्छा टैक्स देते हैं ना। ब्रिटिश सरकार को तो भाई पैसे से मतलब थी, वो तो भारत में आई ही सी उद्देश्य से थी, उन्हें तो बिजनेस करने के नाम पे आई और अपना पूरा का पूरा क्या किया, पैर को उन्होंने पसार लिया। तो जब उन्होंने वोट देने की उनकी बारी आई, तो पूरी जनता अगर वोट देने लग जाएगी तो वो टिकेंगे कैसे, उनका तो जड़ ही खत्म हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने क्या एक रूल लगा दिया कि सिर्फ 1% जो जनसंख्या होगी वही वोट देगी, और वो 1% जनसंख्या भी कैसी जनसंख्या होगी, जो टैक्स दे रही है, बहुत ज़्यादा टैक्स दे रही है, जिनके पास उच्च शिक्षा है, जो शैक्षणिक गुणवत्ता रखते हैं, वो अच्छे वाले मतलब उच्च वाले शैक्षणिक गुणवत्ता जिनके पास में हो, जो प्रशासन में हो, उच्च प्रशासन के पद पर हो, वो लोग वोट देंगे, बस ये बात कही। उसके बाद जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है तो उसमें थोड़ा संशोधन कर देते हैं। वो एक लॉलीपॉप वाला प्रोसेस था। उसमें क्या कहते हैं, ठीक है चलो 10% जनसंख्या जो है वो वोट देगी। अब ये 10% जनसंख्या का क्या प्रोसीजर हो गया, तो बात ये हुई कि जब उन्होंने कहा कि ठीक है जो टैक्स देते हैं अब इसको थोड़ा अच्छा कर दिया जाए, जो लोग सिर्फ हाई टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को वोट ना देने करके, जो और लोग थोड़े छोटे मोटे जो इसमें जो मजदूर वर्ग हैं जो थोड़े बहुत टैक्स दे सकते हैं उन्हें भी शामिल कर लिया गया है। और जो पढ़े लिखे हैं, मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे वाले लोग का सिस्टम हटा के जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं उनको भी वोट देने के लिए इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, इसीलिए इसको सीमित मताधिकार कहा गया, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी जनता को वोट, जो वयस्क हो गए हैं सारी जनता, उसको वोट देने का उन्होंने अधिकार नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि सभी वयस्क वोट देंगे तो भाई सोचने वाली बात है, इनको पता है कि उतना अगर वोट देना लग गया तो ऐसी सरकार नहीं बनेगी ब्रिटिश की, क्योंकि सारे के सारे लोगों को तो दिक्कत ही थी, इस वजह से इन्होंने वो चीज़ करा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं हम लोग। तो इसके आगे जो है वो है केंद्रीय विधानमंडल के 1945 to 46 के चुनाव के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, बताइए। कुल 102 सीटों में से कांग्रेस ने 57 सीटें जीती थी, ये सच है? या फिर कुल 57 सीटों में कांग्रेस ने 102 सीटें जीती थी? या फिर कांग्रेस ने सभी मुस्लिम आरक्षित सीटें जीत ली थी? क्या कांग्रेस सारी सीटें जीत लेगी? या फिर मुस्लिम लीग ने सभी गैर मुस्लिम सीटें जीत ली थी? यही चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम लीग सभी गैर मुस्लिम सीटें नहीं जीत सकती है, क्योंकि मुसलमान तो अलग ही देश की मांग कर रहे हैं, तो वो सभी लोगों के मन में बसेंगे कैसे? तो ये डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। कांग्रेस ने सभी मुस्लिम आरक्षित सीटें जीत ली थी, तो कांग्रेस मुस्लिम सीटों पे जाएगी कहीं? जब वो मुसलमानों के लिए आरक्षित थी तो वो जाएंगे कैसे? कुल 57 सीटों में से कांग्रेस ने 102 सीटें, अब बताइए 57 सीट होगी तो उसमें 102 कैसे कोई जीत सकता है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 102 सीटों में कांग्रेस ने 51 सीटें जीत ली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते, इसको भी समझ ले थोड़ा सा। केंद्रीय विधानमंडल में कुल 102 सीटें थी और कांग्रेस ने 51 सीटें इसमें जीत ली थी। कांग्रेस को लगभग 91% गैर मुस्लिम मत मिले थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत अच्छा अपना रास्ता बना लिया था लोगों को भड़का करके।
मुसलमानों के अंदर इस समुदाय के प्रति वो बोलते हैं ना कि ऐसी सी भावना भर देना, ऐसे ऐसे भाषण देना, ऐसी ऐसी बातें कहना कि ये समुदाय पहले से ही अलग हो चुका था। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सभी 30 सीटें जीत ली थी। मुसलमानों के लिए 30 सीटें आरक्षित थी और 30 में 30 मुस्लिम लीग ने जीती थी। यह चुनाव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अपने अपने सामाजिक आधार को स्पष्ट करता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव परिणाम कांग्रेस की स्थिति को सबसे सही ढंग से दर्शाता है। कांग्रेस ने केवल बंगाल और सिंध में सरकार बनाई थी। क्या इसका सही आंसर होगा, बताइएगा। क्या कांग्रेस इन्हीं दो जगह पे पहुंची थी, या फिर कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई, या फिर कांग्रेस ने सभी प्रांतों में सरकार बनाई, या फिर कांग्रेस केवल पंजाब में सबसे बड़ा दल बन गई। नहीं, कांग्रेस ने 11 में से 8 एक सेकेंड 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। इसका सही आंसर बी होगा। कैसे, अब देख लेते थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले जो 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी कौन कौन से थे, ये सारे लिस्ट हैं। मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। याद रखने वाली बात क्या है इसमें, 11 प्रांत में 8 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये याद रखने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं तो 1945 टू 46 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग की सफलता के बारे में कौन सा कथन सही है। मुस्लिम लीग ने सभी 30 केंद्रीय मुस्लिम आरक्षित सीटें जीती थी, या फिर प्रांतीय चुनाव में 509 मुस्लिम सीटों में से 442 सीटें जीती थी, या फिर मुस्लिम लीग को केवल बंगाल और सिंध में स्पष्ट बहुमत मिला था। बिल्कुल नहीं, दी तो बिल्कुल ऐसी गलत है। आंसर क्या होगा, मुस्लिम लीग ने सभी 30 केंद्रीय मुस्लिम आरक्षित सीटें उन्होंने जीत ली थी। 30 में से 30 वो जीत लिया था। हमारा 1 जो है वो हमारा सही होगा। अच्छा, एक सेकेंड और। प्रांतीय चुनाव में 509 मुस्लिम सीटों में से 442 सीटें जीती थी। ये भी सही है। कैसे, आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए, यह प्रश्न, देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लिख भी दिया है इसमें से, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग आंकड़े जुड़े। देखिए पहला कौन सा आंकड़ा, केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम आरक्षित सीटें कितनी थी, 30 थी। मुस्लिम लीग ने 30 में 30 जीत लिया। अब प्रांतीय मुस्लिम सीटें जो थी, वो प्रांतों में जो चुनाव हुआ था उसमें 509 सीटें में मुस्लिम लीग ने 442 सीटें जीत ली थी। ठीक है, मुस्लिम मतों का हिस्सा 86.6% था। स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार इन्होंने कहाँ बनाई थी, बंगाल और सिंध में। इससे मुस्लिम लीग की मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत पकड़ स्पष्ट होती है। वो उनकी मुस्लिम जहाँ समुदाय जहाँ थे वहाँ पे क्या हो गया, हमारा 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों को दोनों क्या हो गया, स्पष्ट बहुमत मिला। हमारा तीनों सही हो गया। मुस्लिम लीग को केवल बंगाल और सिंध में स्पष्ट बहुमत मिला था। एक सेकेंड, हाँ हमारा तीनों सही हो जाता है, क्योंकि इससे मुस्लिम स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बंगाल और सिंध दोनों पर क्या हुआ था, सरकार बनाई थी। इसलिए हमारा तीनों आंसर सही हो जाएगा बंगाल और सिंध में। ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पंजाब के 1945 टू 46 के चुनाव परिणामों को निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे सही ढंग से स्पष्ट करता है। मुस्लिम लीग ने अकेले सरकार बनाई, या फिर कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई, या फिर मुस्लिम लीग सबसे बड़ा दल बनी लेकिन यूनियनिस्ट कांग्रेस अकाली दल के सहयोग से खिज्र हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनी। पंजाब में कोई सरकार नहीं बनी। हमारा सी इसका सही आंसर होने वाला है। क्यों होगा भाई सी ये सही आंसर, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पंजाब में जो था, एक सेकेंड, पंजाब में जो था वो पंजाब में मुस्लिम लीग सबसे बड़े दल के रूप में उभरी पंजाब में। ठीक है, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। मुस्लिम लीग वहाँ पे सबसे बड़ा दल तो मिली, लेकिन उसे स्पष्ट वहाँ बहुमत नहीं मिला। हिंदू, सिख और यूनियनिस्ट दलों के सहयोग से वैकल्पिक सरकार वहाँ बनी। यह सरकार जो थी वो मलिक खिज्र हयात खां के नेतृत्व में बने। इसलिए पंजाब का परिणाम बंगाल और सिंध से अलग था। पंजाब में मुस्लिम लीग सबसे बड़े दल में तो आई, लेकिन उन्हें स्पष्ट बहुमत तो मिला ही नहीं था। ये दिक्कत थी। हाँ, मुस्लिम लीग सबसे बड़ा दल बनी, लेकिन यूनियनिस्ट और कांग्रेस और अकाली दल के सहयोग से खिज्र हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनी, है ना, खिज्र हयात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपना। 1945 टू 46 के चुनाव के परिणामों का सबसे उपयुक्त ऐतिहासिक निष्कर्ष क्या था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने समान क्षेत्रों में समान सफलता प्राप्त की थी। क्या ये सही होगा, या फिर कांग्रेस का आधार मुख्यतः गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत रहा, जबकि मुस्लिम लीग ने मुस्लिम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता प्राप्त की। ये होगा, क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा अगर आ रहा होगा तो। मुस्लिम लीग सभी प्रांतों पर सरकार बनाने में सफल रही, या फिर कांग्रेस को किसी भी प्रांत में बहुमत नहीं मिली। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा बताइए। आप लोग ना कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट ही नहीं करते हो आप लोग। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, हमारा बी होगा। क्यों होगा बी, अब इसको भी थोड़ा समझते हैं।
देखिए, चुनाव ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलग अलग राजनीतिक अधिकार को स्पष्ट कर दिया था। जो चुनाव हुआ था ये तो समझ में आ गया कि भाई कांग्रेस को जो है वो गैर मुस्लिम जो है समुदाय है वही वोट कर रही है बहुत अच्छे से, और मुस्लिम लीग को मुस्लिम समुदाय। कांग्रेस ने गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और कांग्रेस को 91%, सोच लीजिए, 91% गैर मुस्लिम मत प्राप्त हुए थे। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम आरक्षित क्षेत्रों में असाधारण सफलता प्राप्त की थी। उसने केंद्रीय मुस्लिम आरक्षित सीटों में 30 में से 30 जीत लिया और प्रांतीय स्तर पर 509 मुस्लिम सीट थी, उसमें 442 पर उन्होंने अकेले सफलता प्राप्त कर ली। इस परिणाम ने आगे आने वाले संवैधानिक वार्ताओं में मुस्लिम लीग की स्थिति को क्या कर दिया, मजबूत किया। इसी वजह से उनकी पाकिस्तान की मांग को बहुत सहर्ष से स्वीकार कर लिया गया। आप थोड़ा एक बार रिवाइज कर ले, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन, उसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है। वेवेल योजना क्या है, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनते हैं, ठीक है। वे आते हैं भाई, वेवेल गए थे इंग्लैंड बात करने के लिए, है ना, चर्चिल से, पर उनको वहाँ से जो निष्कर्ष निकला उसके हिसाब से वे भारत आए। भारत आकर के उन्होंने क्या किया, एक वेवेल वाला उन्होंने अपने प्रस्ताव ला दिए। वेवेल ने राजनीतिक स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया। उस समय क्या हो गया था, सबको इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था, नहीं सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ था, कांग्रेस के सभी नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर क्या था, लोग गर्म थे। इस वजह से इस परिस्थिति को शांत करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य उसको रिहा किया जाए। लालच, अंग्रेज यही करते हैं, सिर्फ लालच दिया इन्होंने। 14 जून 1945 वेवेल योजना इन्होंने प्रस्तुत करी, ठीक है। नई कार्यकारी परिषद का इन्होंने बात रखी कि नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा और इसमें क्या होगा, इसमें वायसराय कमांडर इन चीफ को छोड़ करके सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। इन्होंने ये बात कही, लोगों से कहा कि भाई हम नई कार्यकारी परिषद का गठन करेंगे। इस परिषद में क्या होने वाला है, इस परिषद में वायसराय को रहने दीजिए, कमांडर इन चीफ को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ करके जितने भी सदस्य होंगे सभी भारतीय होंगे। यानी कि ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी शासन व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को घुसा रहे हैं, ये बात इन्होंने प्रूफ करने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ, इससे वायसराय और कमांडर इन चीफ छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में 14 सदस्य होंगे, 6 स्थान इन्होंने मुस्लिम सदस्यों के लिए रख दिया। हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधित्व में पैरिटी यानी समानता का सिद्धांत इन्होंने लाया कि हम भाई इक्वालिटी लाएंगे, समानता लाएंगे, ये बात इन्होंने कही। परिषद का उद्देश्य अंतरिम शासन चलाना था, यानी कार्यकारी परिषद का गठन करके अंतरिम रूप से क्या करना था, शासन चलाना था। नया स्थायी संविधान बनने तक ये व्यवस्था चलने वाली थी। इन्होंने कहा जब तक नई शासन व्यवस्था नहीं आ जाती, नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक इसी आधार पर शासन चलेगा, इन्होंने ये बात रखी थी। अब थोड़ा शिमला सम्मेलन को भी समझ लेते हैं। शिमला सम्मेलन, ये सब रिवीजन हो रहा है, ठीक है। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। 21 भारतीय नेता इसमें शामिल हुए थे। इसमें प्रमुखता जो शामिल हुए थे वे थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना इस्माइल खां, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, तारा सिंह, ये सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और मुस्लिम लीग का जिन्ना ने किया था। जिन्ना ने वहाँ मांग रखी थी कि जितने भी मुस्लिम सदस्य हैं मुस्लिम लीग द्वारा नामित हो, इनका चयन यही करेंगे, इनका कहना था साफ साफ शब्दों में। लेकिन मुस्लिम लीग क्यों भैया, ये क्यों होगा, मुस्लिम लीग ये क्यों रखेगी, नामित करेगी, तो मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिम लीग जो है वो स्वयं को कहती थी कि हम मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था हैं, इनका कहना था मुस्लिम लीग का। कांग्रेस ने इस दावे का खुलकर विरोध किया क्योंकि कांग्रेस भाई राष्ट्रीय दल थी, वो कैसे मान लेगी कि सिर्फ मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग ही सब कुछ करेगी। उनका खुद का कांग्रेस का जो प्रतिनिधि बने हुए हैं वो खुद अब्दुल कलाम आज़ाद बने हुए हैं, तो वो कैसे इस बात को मान लें। कांग्रेस का तर्क था कि वह एक राष्ट्रीय संस्था है, उसके अध्यक्ष भी मुस्लिम मौलाना आज़ाद थे। तो 14 जुलाई 1945 को वेवेल ने सम्मेलन की असफलता घोषित कर दी। मौलाना आज़ाद ने असफलता को जल विभाजक कहा। वेवेल की योजना में लीग को प्रभावी वीटो जैसी स्थिति मिली हुई थी। क्यों, मुस्लिम हितों से कितना चालाक था वेवेल, देखिए उसने क्या किया, मुस्लिम हितों से संबंधित प्रस्ताव को मुस्लिम सदस्यों की पर्याप्त सहमति के बिना आगे बढ़ाना कठिन था। उसने कहीं ना कहीं ये योजना तो असफल हो गई, लेकिन वेवेल ने बहुत चालाकी के साथ मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए एक बात रख दी। वो बात क्या रखी पता है, वेवेल ने कह दिया कि जो भी मुस्लिम होंगे, अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है, जो भी प्रस्ताव आएगा मुसलमानों के हित के लिए, तो जब तक मुस्लिम सदस्यों की सहमति के साथ में वो 2/3 बहुमत से पारित नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो चीज़ वहीं रुक जाएगी। यानी कहीं ना कहीं ये पावर जो है वो मुसलमानों की ओर साइड कर देता है ये वेवेल, और कहने के लिए भारत का हित कर रहा है, पर कोई हित वित नहीं कर रहा था। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो हमारा आज का क्लास क्या हो जाता है, आज का हमारा क्लास खत्म हो गया। आज हम लोगों ने जो पढ़ा आप लोग देख लीजिएगा, इससे पहले की भी जो क्लासेस है फर्स्ट वाली जो है वो MCQ उसको देख लीजिएगा। आज हमारा क्लास स्टॉप होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए तैयारी बाद में करेंगे मत सोचिएगा, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रेगुलर वीडियोज़ है, जाकर के देख लीजिए, रोज़ देखिएगा, रोज़ प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी करिएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने वाले तो बहुत पढ़ते हैं, कोई 10 घंटे कोई 12 घंटे पढ़ता है। आप जितने सक्षम हो, जिससे आप रेगुलर पढ़ सकते हो उतने घंटे अपने लिए निकाल लीजिए, उतने घंटे पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि लोग अगर 18 घंटे पढ़ रहे तो आप भी उतना पढ़िए। आपके पास अगर पर्याप्त समय 4 घंटे हैं, 5 घंटे, तो आप उतने ही पढ़िए, पर कंटिन्यूटी से पढ़िए। निरंतरता बहुत ज़रूरी है, और निरंतरता ही जीवन में सफलता का एक फॉर्मूला है, जिसे जब तक अप्लाई नहीं करिएगा नहीं होने वाला। तो रेगुलर पढ़िए, रेगुलर समझिए, तभी कुछ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ में और अगले अध्याय के साथ में, ठीक।